हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 14 सीएफए लेवल 1 फिक्स्ड इनकम का रिवीजन का। और आज के क्लास में क्या है ना, हम एक नया रीडिंग चालू करेंगे। रीडिंग का नाम है कर्व बेस्ड एंड एम्पेरिकल फिक्स्ड इनकम रिस्क मेजर। ठीक है, तो अपने देख रहे होंगे लास्ट 3-4 क्लास से जो अपना पूरा डिस्कशन चल रहा है ना, वो रिस्क के ऊपर ही चल रहा है। मतलब पहले हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क देखा, फिर हमने ड्यूरेशन देखा, कन्वेक्सिटी देखा, सब कुछ रिस्क के ऊपर ही चल रहा है। और आज का क्लास भी अपना मेजर मेजर डिस्कशन रिस्क के ऊपर ही होगा। ठीक है, लेकिन रिस्क के ऊपर जाने से पहले अपन देख लेते हैं एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये डिस्क्रीट टॉपिक है, मतलब रिस्क से रिलेटेड नहीं है, तो अपन लास्ट वाला पॉइंट में सीधा आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल ड्यूरेशन। ठीक है, हमने ड्यूरेशन तो देखा था। ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन का मतलब तो हमने देखा था, क्या था? बेसिकली मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेक्ट। हमने ये देखा था मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। ड्यूरेशन का मतलब हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम बोल रहे हैं भाई ड्यूरेशन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम मैक्यूले मॉडिफाइड ड्यूरेशन का बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे ड्यूरेशन एज अ होल दो प्रकार के होते हैं। मतलब ये ड्यूरेशन के अंदर सब प्रकार के ड्यूरेशन आ गए, मैक्यूले मॉडिफाइड जो हम पढ़ेंगे सब कुछ अभी। ठीक है, एक होता है एम्पेरिकल और एक होता है एनालिटिकल। और ये ड्यूरेशन के अंदर सब तरीके का मेजर आ गया, मैक्यूले बोल लो, मॉडिफाइड बोल लो, अभी जो पढ़ेंगे 2-3 और टाइप के ड्यूरेशन हम पढ़ने वाले हैं, सब बोलो। ठीक है, अब एम्पेरिकल और एनालिटिकल होता क्या है, वो सिंपली एक रीडिंग मार लेते हैं, इसमें कुछ खास अपने को देखना नहीं है। हाँ, लेकिन ऑल्दो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इससे ना एक आधा क्वेश्चन भूले भटके आ जाता है। ये ना एमसीक्यू में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू इससे आएगा नहीं, एमसीक्यू इससे आता है। प्लस हमारे क्वेश्चन बैंक पे भी अगर आप देखोगे ना, ये वाले टॉपिक के ऊपर, ये छोटे से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू फ्रेंडली टॉपिक है। ठीक है, चलो क्या है, ड्यूरेशन मेजर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस इज रेफर्ड टू एज एनालिटिकल ड्यूरेशन। मतलब क्या, जो ड्यूरेशन हम लोग मैथमेटिकली निकाले, अपने पास ड्यूरेशन का फॉर्मूला था, तो यूजिंग फॉर्मूला एंड नंबर्स जो ड्यूरेशन हम निकालता है उसको बोलता है एनालिटिकल ड्यूरेशन। तो बच्चों सब बताओ, तो अभी तक हम लोग जो ड्यूरेशन निकाल रहे थे वो क्या था, एम्पेरिकल ड्यूरेशन था कि एनालिटिकल ड्यूरेशन था? अभी तक हम लोग जो ड्यूरेशन निकाल रहा था वो एम्पेरिकल ड्यूरेशन था कि एनालिटिकल ड्यूरेशन था? अभी तक हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे ना, एवरीथिंग वाज एनालिटिकल ड्यूरेशन। समझे? अभी तक अपने जो भी पढ़ रहे थे सब एनालिटिकल ड्यूरेशन था। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई एम्पेरिकल क्या होता है। एम्पेरिकल ड्यूरेशन आर एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन बेंचमार्क यील्ड चेंजेस एंड बॉन्ड प्राइस चेंजेस। क्या है एम्पेरिकल ड्यूरेशन? क्या है ना कि भाई देखो, आज हम लोग 2025 में, करेक्ट, लेकिन इसके पीछे जाए तो एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या चीज का? हिस्ट्री ऑफ एक्चुअल यील्ड चेंजेस एंड चेंज इन बॉन्ड प्राइस। करेक्ट, आज अपन 2025 पे है, ठीक है, लेकिन इसका हिस्ट्री में जाए तो अपने पास एक हिस्ट्री है ना यील्ड चेंजेस और बॉन्ड प्राइस चेंज का। करेक्ट, वो हिस्ट्री से जब अपन डिराइव करते हैं, ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री से जब अपन ड्यूरेशन डिराइव करते हैं, जब अपन ड्यूरेशन डिराइव करते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल। समझ, जब ये हिस्ट्री से निकाला जाता है, मतलब यहाँ पे वी
आर नॉट यूजिंग द ड्यूरेशन फॉर्मूला। समझे? हम ड्यूरेशन फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है। एम्पेरिकल में हम ड्यूरेशन फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मैक टी 1 + बॉन्ड वाई टी एम बाई कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, यही तो था। ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहा है। आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्योंकि हम क्या कर रहा है ना, हम इसका प्रीवियस डाटा देख रहा है और वो डाटा के बेसिस में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई आगे कैसे होगा। तो डाटा कैसे होगा? डाटा सिंपल ये रहेगा, ईयर, परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस। सपोज 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 ऐसा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज इन वाईटीएम 1, 1.5, 0.5, 0%, 0.2, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या रहेगा? 5%, 7.5, 2.50, 2%, ठीक है। ये दिया हुआ। अब ये दोनों जो मेरे को डेटा दिया हुआ है ना, हम ये दोनों के बेसिस में निकालेगा कि भाई मेरा फ्यूचर बॉन्ड ड्यूरेशन क्या रहेगा। समझे? तो हम एक्चुअल डेटा के बेसिस में आगे का प्रेडिक्शन करेगा। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है। आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। देखो क्या है, एम्पेरिकल यूजेस द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप क्या हुआ? दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। ये होता है एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। ये होता है, दिस इज एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। ये होता है एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, ठीक है। When we estimate corporate bond duration based on shift in benchmark yields, we implicitly assume that the credit spread for the corporate bond remain unchanged. क्या है ये भाई? क्या भला बोल रहा है ये? देखते हैं। कुछ खास नहीं बोल रहा। हम क्या बोल रहे हैं? हमने क्या बोला कि देख भाई, बॉन्ड तो मेजरली दो प्रकार के होते हैं, एक कॉर्पोरेट, एक गवर्नमेंट। करेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज हमको ड्यूरेशन निकालना है कॉर्पोरेट बॉन्ड का, ठीक है। ड्यूरेशन निकालना है कॉर्पोरेट बॉन्ड का, लेकिन जो मेरा वाईटीएम में चेंजेस था और उसका रिजल्टिंग इम्पैक्ट जो बॉन्ड प्राइस पे पड़ा, वो तो मेरे को खाली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए ही मिलेगा। करेक्ट। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मेजरली हेट्रोजीनियस होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादातर होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो हमको कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए तो ये वाईटीएम चेंजेस और बॉन्ड प्राइस अगर मेरे पास डेटा है भी तो मैं यूज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास सपोज ये वाला डाटा दिया हुआ है मेरे को, ये वाला डाटा मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। सपोज इसके बेसिस में मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालने का कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं ना, तो ये बोलता है कि एक अजम्पशन रहेगा। क्या अजम्पशन रहेगा? अजम्पशन रहेगा कि जो स्प्रेड है, देखो हमने डिस्कस करा था कि स्प्रेड क्या, ये हमने डिस्कस करा था कि स्प्रेड क्या होता है। हमने क्या बोला था? कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो वाईटीएम है दैट इज बेंचमार्क प्लस स्प्रेड, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि जो स्प्रेड है दैट इज कांस्टेंट अक्रॉस द बॉन्ड।
करेक्ट। ये अजम्पशन करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट में जो वाईटीएम और वाईटीएम चेंज होता है और जो बॉन्ड प्राइस चेंज होता है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट को ही बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेंचमार्क चेंजेस तो कैप्चर हो गया, लेकिन स्प्रेड का चेंज तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है ना, और वो होने का कोई चांस भी नहीं है, इसीलिए हम लोग स्प्रेड को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। देखो अभी पढ़ो क्या लिखा, समझ में आएगा। When we estimate corporate bond duration based on the shift in the benchmark yield, shift in benchmark yield मतलब क्या? ये वाला, this is the shift in benchmark yield। और हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं। वी इम्प्लिसिटली अज्यूम मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग को एक्स्ट्रा अजम्पशन करना नहीं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा ही वैसे है। That the credit spread for the corporate bond remains unchanged। remains unchanged मतलब constant। समझ रहे? अब यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बोला है और मैंने आपको स्प्रेड सिखाया है। देखो मैं आपको स्प्रेड बोल रहा हूँ और वहां पे क्रेडिट स्प्रेड लिखा है, तो खाली ये वाला पॉइंट को अपने पार्क कर देते हैं। अपने जो आने वाला डिस्कशन होगा उसमें अपने क्रेडिट स्प्रेड को भी उठाएंगे, तो वहां पे अपना क्लियर हो जाएगा कि भाई स्प्रेड ना बहुत तरीके का हो सकता है। वन ऑफ देम इज क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? क्रेडिट स्प्रेड वो डिफरेंशियल है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट। समझ रहे? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट का क्रेडिट क्वालिटी का जो डिफरेंस है उसके बेसिस में जो यील्ड में डिफरेंस आता है उसको अपने बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक अपने को करना है, रिस्क मेजर फॉर बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन। ये टॉपिक देख के अपने को समझ में आएगा कि हमने प्रीवियस क्लास में ना क्यों स्पेसिफिकली डिस्कशन करी थी बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस की। हमने क्यों बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन का स्पेसिफिक डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, आज हमको समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन में। बॉन्ड विद एम्बेडेड ऑप्शन में क्या होगा? इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो डिफरेंट है किससे? प्लेन बॉन्ड से। हमने क्या बताया? प्लेन बॉन्ड इज अ लेमन टर्म। ठीक है, हमने क्या बोला था? प्लेन बॉन्ड इज अ लेमन टर्म। आज हम इसका एक्चुअल टर्म यूज करते हैं। इट इज नॉट प्लेन बॉन्ड, इट इज स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें कोई एम्बेडेड ऑप्शंस नहीं है, नो एम्बेडेड ऑप्शन। करेक्ट, नो एम्बेडेड ऑप्शन। इसका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइदर इसमें कॉल फीचर होगा या इसमें पुट फीचर होगा, या दोनों हो सकता है। करेक्ट, तो अगर इसका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है तो अभी तक अपने जो मैक्यूले और मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं फॉर मेजरिंग द रिस्क ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड, तो अभी तक हमने जो भी रिस्क मेजर पढ़ा ना वो खाली स्ट्रेट बॉन्ड के लिए था। ठीक है, तो अपने जो मैक्यूले पढ़ रहे थे या मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ रहे थे या कॉन्वेक्सिटी फॉर द फैक्ट। ठीक है, ये तीनों जो पढ़ रहे थे ना ये अपने पढ़ रहे थे स्ट्रेट बॉन्ड के लिए, कि अगर बॉन्ड स्ट्रेट है तो उसका रिस्क मेजर कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो मैकडी, मॉड डी और कॉन्वेक्सिटी स्ट्रेट बॉन्ड के लिए था, लेकिन बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन का रिस्क प्रोफाइल ही अलग है। तो भैया इसका भी तो कोई रिस्क मेजर होना चाहिए, इसका भी तो रिस्क मेजर होना चाहिए, इसको भी तो रिस्क को क्वांटिफाई करने आना चाहिए अपने को। इसका रिस्क मेजर क्या है? इसका रिस्क मेजर है इफेक्टिव ड्यूरेशन
यहाँ पे ड्यूरेशन तो सेम है, नाम ऊपर इफेक्टिव लग जाएगा, समझ रहे? इफेक्टिव ड्यूरेशन, ठीक है, इफेक्टिव ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी, वही है, मतलब ड्यूरेशन के आगे इफेक्टिव लगा दिया, कॉन्वेक्सिटी के आगे भी इफेक्टिव लगा दिया, ठीक है, अपना क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं ये है क्या, पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। ड्यूरेशन मेजर we have seen so far were calculated using the YTM and price of straight और option free bond, ठीक है, अपने देख चुके कि भाई अभी तक जो मेजर अपन कर रहे थे मैकडी, मॉडी या कन्वेक्सिटी, अपने जो भी अभी तक पढ़ रहे थे सारा ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स के लिए था। ऑप्शन फ्री बॉन्ड मतलब प्लेन बॉन्ड्स, लेमन टर्म में प्लेन बॉन्ड मतलब स्ट्रेट बॉन्ड्स, ठीक है। विथ ऑप्शन फ्री बॉन्ड द सेम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज बोथ द फ्यूचर कैश फ्लो एंड टाइमिंग आर नोन, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ द फ्यूचर कैश फ्लो एंड टाइमिंग आर नोन। ऑप्शंस वाले बॉन्ड में तो ये अननोन रहता है ना, क्योंकि भाई कोई कभी भी रिडेम्पशन करवा सकता है या कंपनी कभी भी रिडेम्पशन के लिए बुला सकती है, तो टाइमिंग तो पूरा गया हवा में। दिस इज नॉट द केस विद बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन सच एज कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये क्या है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज? करेंगे, इसका भी सेपरेट क्लास लेंगे, टेंशन मत करो, जैसे एम्बेडेड ऑप्शंस का लिया इसका भी लेंगे। एम्बेडेड ऑप्शंस में ब्रिंग अबाउट अर्ली टर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड, करेक्ट, अर्ली टर्मिनेशन हो ही सकता है जब पुटेबल बॉन्ड पुट हो गया या कॉलेबल बॉन्ड कॉल हो गया, आइदर एट द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर और एट द चॉइस ऑफ द इशुअर, करेक्ट। Thus, analyzing interest rate risk for bonds with embedded option is based on shift in the benchmark curve rather than change in the bond's own yield। ये क्या है भाई? ये गूगली जाएगा, ये क्या है? ये बताओ ये क्या है? इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि भाई अगर मेरे को बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन का इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर करना है, अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर करना है तो जो बॉन्ड का अपना यील्ड कर्व होता है ना वो शिफ्ट होगा रादर देन मूवमेंट। देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन शिफ्ट इन बेंचमार्क कर्व रादर देन चेंजेस इन द बॉन्ड्स ओन यील्ड, समझ रहे? कर्व शिफ्ट होगा रादर देन बॉन्ड का यील्ड चेंज होने से। द मेजर ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी फॉर सच शिफ्ट इज रेफर्ड टू एज इफेक्टिव ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल है कि भाई जो ये रिस्क मेजर करने का टूल है, ये जो रिस्क मेजर करने का टूल है उसको बोलते हैं इफेक्टिव ड्यूरेशन। फॉर्मूला क्या है? सेम है। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या है? वी माइनस माइनस वी प्लस, वी माइनस अपने को पता है क्या होता है, बॉन्ड प्राइस व्हेन वाईटीएम फॉल्स, वी प्लस क्या है अपने को पता है, बॉन्ड प्राइस व्हेन वाईटीएम राइजेस, वी जीरो भी अपने को पता है, बॉन्ड प्राइस एट ओरिजिनल वाईटीएम। और ये क्या है? चेंज इन कर्व, ये एक नया टर्म है। देखो ये चीज आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है बिटवीन अ मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड ये। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे चेंज इन वाईटीएम, बोल रहे थे ना, चेंज इन वाईटीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे ही देखो, रादर देन चेंजेस इन बॉन्ड ओन्ड वाईटीएम ऑन बॉन्ड्स ओन यील्ड वी आर बेसिंग द रिस्क बेस्ड ऑन द शिफ्ट इन द बेंचमार्क यील्ड कर्व। तो यहाँ पे हम कर्व का चेंज को यूज करते हैं रादर देन वाईटीएम का चेंज के लिए। देखो फॉर्मूला ही बता रहा है, हमें कुछ डिस्कस ही नहीं करना है, इसीलिए मैंने वहां पे समझाया नहीं, यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसलिए मैं वहां पे कुछ नहीं समझा रहा था, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है, वहां पे वाईटीएम की चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। When calculating convexity of bond with embedded options,
अगेन कन्वेक्सिटी क्यों चाहिए? लॉजिक तो वही है कि पॉजिटिव कन्वेक्स रिलेशन को कोई भी ड्यूरेशन मेजर कोई भी ड्यूरेशन मेजर जस्टिफाई नहीं करता या यूज नहीं करता, इसीलिए कन्वेक्सिटी चाहिए, चाहे वो बॉन्ड विदाउट ऑप्शन हो या बॉन्ड विद ऑप्शन हो। ठीक है। द मेजर यूज्ड इज इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। देखो वी माइनस प्लस वी प्लस टू वी जीरो डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू चेंज इन कर्व स्क्वायर। देखो चेंज इन कर्व स्क्वायर, यहाँ पे चेंज इन यील्ड स्क्वायर था। एक मिनट गाइस, फ्रीज हो गया स्क्रीन, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ हाँ, तो गाइस वो एक्चुअली स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो अगर आप देखोगे, हम जब इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी निकालते हैं ना, हम यहाँ पे चेंज इन कर्व को स्क्वायर करते हैं रादर देन चेंज इन यील्ड। अब आप लोग बोलोगे भैया ये चेंज इन कर्व कैसे निकालेंगे? डोंट वरी गाइस, वो अपना एक तो बेनिफिट है, वो आपको दिया हुआ रहेगा। चेंज इन कर्व आपको दिया हुआ रहेगा, उसका टेंशन नहीं करना। ठीक है। While the convexity of any option-free bond is positive, a callable bond exhibits negative convexity. This is because of low yield, a call option becomes more valuable and the call price puts an effective limit on increase in bond value. The puttable bond will always have a positive convexity. अब ये क्या है भैया? ये किस बला का डिस्कशन है? ये क्या है? गाइस स्क्रीन थोड़ा बार बार फ्रीज हो रहा है। हाँ देखो, अब ये बला का नाम क्या है? देखो हमने क्या बोला था कि भाई एक बॉन्ड के केस में वाईटीएम और बॉन्ड का प्राइस पॉजिटिव कन्वेक्सिटी शो करता है। करेक्ट, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में पढ़ा था। लेकिन जब हम वो डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या बोला था? दिस इज ओनली फॉर स्ट्रेट बॉन्ड। ठीक है। अब जब अपन बॉन्ड विद एम्बेडेड ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसका तो रिस्क प्रोफाइल ही अलग है। बॉन्ड का पूरा नेचर ही अलग है, उसका रिस्क प्रोफाइल भी अलग है, बॉन्ड का नेचर भी अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का बात है ना, वो शायद बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन में ना भी होल्ड करे। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि वो जो पॉजिटिव कन्वेक्सिटी है वो पुटेबल बॉन्ड में तो होल्ड करता है, वो पुटेबल बॉन्ड में तो होल्ड करता है, लेकिन आपका इसमें होल्ड नहीं करता। किस में होल्ड नहीं करता? आपका कॉलेबल बॉन्ड में होल्ड नहीं करता। अब आप लोग पूछोगे क्यों? इसका रीजन क्या है ना, देखो पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का मतलब है कि अगर वाईटीएम को सेम रेट में बढ़ाओगे या सेम रेट पे गिराओगे, तो आपको जो प्राइस इंक्रीज ऑफ द बॉन्ड होगा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन प्राइस। पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का डेफिनेशन तो यही है। अपने पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का डेफिनेशन क्या पढ़े? अगर वाईटीएम को सेम रेट में चेंज कर रहे हो, 1%, 2%, 3%, परसेंटेज मैटर नहीं करता, लेकिन अगर सेम रेट में चेंज कर रहे हो तो प्राइस इंक्रीज ज्यादा होगा, प्राइस डिक्रीज कम होगा। लेकिन अब कॉलेबल बॉन्ड्स की बात करते हैं। कॉलेबल बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जब वाईटीएम गिरता है तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी उसको रिडीम कर देगा और नया बॉन्ड इशू करेगा। इसका मतलब क्या है? जो प्राइस इंक्रीज हो सकता है कॉलेबल बॉन्ड का, वो एक लिमिट तक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो कंपनी तो रिडीम कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास $95 का कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अपने को पता है कि जैसे ही उसने 100 क्रॉस किया कंपनी रिडीम कर देगा उसको, तो मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है? 100, क्योंकि उसके ऊपर जाते ही कंपनी ने तो रिडीम कर दिया। मेरा बात समझो इसको, ये थोड़ा सा ना अपने को कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। दिस इज ए एमसीक्यू फ्रेंडली एरिया। ये अपना एमसीक्यू फ्रेंडली एरिया, अभी देखो आएगा स्क्रीन में। ये ना एमसीक्यू फ्रेंडली है। अपने पॉजिटिव कन्वेक्सिटी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव कन्वेक्सिटी का अपने को डेफिनेशन पता है। ठीक है। क्या होता है कि वाईटीएम के सेम रेट पे चेंज होने से प्राइस ज्यादा बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ज्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा एज कंपेयर टू फॉल इन प्राइस। करेक्ट। लेकिन लेकिन क्या है
कि जब आप कॉलेबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो तो जैसे ही प्राइस ज्यादा बढ़ेगा कंपनी तो रिडीम्शन मार देगा, मतलब प्राइस इंक्रीज होने का तो एक लिमिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि भाई जो प्राइस गिर रहा है दैट इज मोर देन द प्राइस इंक्रीज फॉर द सेम चेंज इन वाईटीएम। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई अ कॉलेबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट, देखो यहाँ पे अ कॉलेबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी, समझ रहे हैं, नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। अब देखो ये वाला अपने को आया है कि कैसे चेंज इन प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं, सेम है, इसको अपने को कुछ खास पढ़ना नहीं है। चेंज इन वाईटीएम के जगह जहां पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन था वहां पे इफेक्टिव ड्यूरेशन लगा देंगे, जहां पे आपका वाईटीएम चेंज था वहां पे कर्व का चेंज लगा देंगे, जहां पे नॉर्मल कन्वेक्सिटी था वहां पे इफेक्टिव कन्वेक्सिटी लगा देंगे, ठीक है। तो कंसेप्चुअली इसमें अपने को कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअली कुछ पढ़ना नहीं है। लास्ट डिस्कशन है अपना की रेट ड्यूरेशन का, लास्ट डिस्कशन है की रेट ड्यूरेशन का। इसका मतलब क्या है, key rate duration measures a bond or a portfolio sensitivity to a change in interest rate at a specific point along the yield curve, focusing on how a bond's price reflect to a change at a particular maturity. This is known as partial duration as well. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने ड्यूरेशन पढ़ा, हम बोल रहे थे बॉन्ड का यील्ड चेंज होगा, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना बॉन्ड का यील्ड चेंज होगा और अपने को ड्यूरेशन निकालना है, अपने अज्यूम करते हैं कि जो यील्ड चेंज हो रहा है ना दैट चेंज इज एप्लीकेबल फॉर बॉन्ड्स अक्रॉस द मेच्योरिटी। मतलब अगर 4 प्रकार के बॉन्ड है, 2 साल का मेच्योरिटी का, 3 साल का मेच्योरिटी का, 4 साल का मेच्योरिटी का और 5 साल का मेच्योरिटी का, ठीक है। मेच्योरिटी छोड़ के बाकी सब सेम है, 3% का कूपन दे रहा है, सेम क्रेडिट रेटिंग है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, सब कुछ सेम है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि यील्ड चेंज हो रहा है, हम बोलते हैं यील्ड सारे का चेंज हो रहा है, तब हम ड्यूरेशन निकालते हैं। मतलब अगर 0.5 से चेंज हो रहा है तो 2 साल का भी चेंज होगा, 3 का भी चेंज होगा, 4 का भी चेंज होगा, 5 का भी चेंज होगा। की रेट ड्यूरेशन क्या होता है ना, की रेट ड्यूरेशन वो मेजर होता है जिसमें बोला जाता है कि भाई खाली 3 साल का चेंज कर रहा है या खाली 4 साल का चेंज कर रहा है या खाली 2 साल का चेंज, मतलब खाली एक मेच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है, समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं की रेट ड्यूरेशन, ठीक है। की रेट ड्यूरेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेजरिंग शेपिंग रिस्क। देखो ये भी एमसीक्यू में आता है, ये भी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। द की रेट ड्यूरेशन ऑफ अ कैश फ्लो इन अ पोर्टफोलियो इज द कैश फ्लोज मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय द वेटेड एवरेज, ठीक है। तो की रेट ड्यूरेशन में अपने को इतना ही पढ़ना था, इतना ही समझना था। अपना मेजर फोकस इफेक्टिव ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी में होना चाहिए था, वो हमने आज कर लिया। इसके साथ हमारा एक और चैप्टर का डिस्कशन खत्म, एक और रीडिंग का डिस्कशन खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्रेडिट रिस्क, और यहाँ पे हम क्रेडिट स्प्रेड के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन ना क्रेडिट रिस्क चालू करेंगे। हाँ देखो क्रेडिट रिस्क यहाँ पे अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में क्रेडिट रिस्क पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन एंड हैप्पी स्टडिंग।